तो इसमें मतलब ये डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा ना। राजाओं के राजा हो तुम, तुम्हारी तुम्हारी दया से हम पलते हैं। फिर बरसेगी ना धरती पे, ढलेगी ना राज फिर चमकेगा ना, आशाएं पूरी होंगी ना। देवों के होते वारे जो भी है। सर आप अपने संगीत की शुरुआत कैसे की? संगीत मुझे मेरे परिवार में ही विरासत के तौर पे मिला है। और मैं पांचवी पीढ़ी हूँ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में हमारी फैमिली से। और मेरे परदादा जी गुणी गंधर्व पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत ही एक पिलर जैसे माने गए हैं। और उनकी बंदिशें जो उन्होंने बनाई अलग अलग रागों में, तो राग की प्योरिटी को मेंटेन करते हुए जो स्वरों पे और जो कॉम्पोजिशन और लयकारी जो बंदिशों में देखने मिलती है वो बहुत ही रेयर है। और मेरे दादाजी पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी बहुत ही महान सिंगर। उन्होंने बॉलीवुड में म्यूज़िक डायरेक्शन भी किया और काफ़ी लोगों को, बड़े बड़े लोगों को ट्रेन किया, जिनमें से कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, पंकज उदास जी हैं, लेजेंडरी आशा भोसले जी हैं, और महालक्ष्मी अय्यर हैं। तो काफ़ी प्लेबैक बड़े बड़े सिंगर्स को ट्रेन किया। और मेरे पिताजी पंडित भवदीप जयपुर वाले जी, उन्होंने म्यूज़िक अरेंजर के रोल में काफ़ी फिल्म्स में म्यूज़िक अरेंजमेंट दिया है। और काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, काफ़ी प्लेबैक सिंगर्स को ट्रेन किया, जैसे नीति मोहन, फाल्गुनी पाठक, भूमि त्रिवेदी, हर्षदीप कौर, शान। तो आप देखेंगे कि हमारा जो परिवार है वो म्यूज़िक में काफ़ी रिस्पेक्टेड है। और जितने बड़े बड़े जो आज के पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स हैं, और वो भी मेरे पिताजी से सीख रहे हैं। तो म्यूज़िक तो मुझे, जैसे बोलते हैं कि सोने के बाद में जब उठता है इंसान तो पहली आवाज़ क्या सुनता है, तो मेरे लिए पहली आवाज़ तानपुरे की आवाज़ जो मुझे सुनने मिली। तो जब नींद से उठे उससे पहले तानपुरे की आवाज़ सुनने मिल रही है, तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ जो मैं इस परिवार में मैंने जन्म लिया। और गुरु ढूंढना नहीं पड़ा, घर में ही मुझे पिताजी के रूप में गुरु मिल गए। सर आप एक संगीतकार परिवार से बिलोंग करते हो, जी। इसलिए आपने खुद संगीतकार बनने का सोचा था या फिर कुछ और प्लान था? अ, मैं प्लान तो ये था कि मुझे सिंगिंग ही करना है। ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि म्यूज़िक डायरेक्शन भी करना है या फिर हालांकि मैं कंपोज करता हूँ, लिखता भी हूँ, लेकिन प्रोफेशनली सिर्फ अभी फोकस सिंगिंग पे ही है और पहले से ही ये रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट ये था कि क्लासिकल में ही करना है, एकदम प्योर क्लासिकल, हार्डकोर क्लासिकल में ही करना है या फिर लाइट में करना है, वो एक कॉल था। लेकिन एक चीज़ थी कि क्लासिकल में मैंने कभी अपने रूट्स को और ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं, कभी क्लासिकल सीखना छोड़ा नहीं, आज भी सीख रहा हूँ। और आप देखेंगे कि उस क्लासिकल की ट्रेनिंग के वजह से ही मुझे प्लेबैक सिंगिंग के मौके मिले हैं। और उसी के लिए मुझे फिल्म में जो काम मिल रहा है वो सिर्फ मेरी क्लासिकल बैकग्राउंड की वजह से ही मिल रहा है, और जिसकी वजह से सिर्फ क्लासिकल ही नहीं, आज पॉपुलर गाने भी गाने का मौका मिल रहा है। तो यही था कि सिंगिंग ही करना है। सर आपने PS1 में देवालम नाच के लिए सॉन्ग किया और साथ ही आपने ए आर रहमान जी के साथ भी काम किया, तो कैसा रहा सर उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? ए आर रहमान सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हमेशा रहता है। तो जो इस दुनिया का नहीं लगता, मतलब आपको लगता है कि आप जब स्टूडियो में उनके जाते हैं गाने, और वो जो एटमॉस्फेयर होता है और जो जिस तरीके के वो गाने बनाते हैं, जैसा वो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं,
वो सब जानते हैं कि ए आर रहमान सर हमेशा कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मेरा पहला जो गाना उनके साथ जो था वो मॉम मूवी में था। श्रीदेवी जी, अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन की जो मूवी थी, उसमें एक बैकग्राउंड सीन था आर्ट गैलरी का। तो वो गाना था बेनज़ारा, जो कि एक क्लासिकल टप्पा था। और उसके बाद में मिमी में मैंने रहमान सर के लिए कुछ आलाप्स वगैरह भी गाए बैकग्राउंड सिचुएशन पे। और अभी जो रिसेंटली जो ए आर रहमान सर की जो मैंने कॉम्पोजिशन गाई है देवारलन नाच PS1 में, जो हिंदी वर्जन मैंने गाया है, तो वो उनकी कॉम्पोजिशन है। और मेरे लिए उनका कंपोज किया हुआ गाना गाना एक जिसे कह सकते हैं सपने से बड़ी चीज़ को हासिल करना, वैसे था मेरे लिए। और देवारलन नाच जो गाना है वो काफ़ी कमर्शियल गाना है, जिसमें आपको मतलब एक भक्ति और एक डिवोशन की फीलिंग आएगी। और ये रहमान सर स्पेशली इंडोनेशिया बाली गए थे, मंकी चैंट के ऊपर रिसर्च हुआ था और उससे इंस्पायर होके ये गाना क्रिएट हुआ। तो ये गाना उन्होंने मुझसे गवाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर इसके पहले भी आपने बहुत सी मूवी में गाने किए हैं, जैसे मॉम, रणबीर कपूर के साथ शमशेरा में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? जी, इससे पहले काफ़ी मूवीज़ में मैं कल ही देख रहा था कि 2021 और 2022 ये 2 साल में 4 मूवीज़ मेरी आई है। बॉब विश्वास, शमशेरा, PS1। तो आप देखेंगे शमशेरा में मैंने मिथुन जी के लिए गाना गाया फितूर। तो फितूर में अरिजीत सिंह, नीति मोहन के साथ में वो गाना था। और उसमें जो आलाप और पढ़ंत और जो ये इश्क की बारिश हुई जो गाने में पार्ट था, वो मैंने गाया। और वो यूनिक इसलिए था क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अरिजीत सिंह इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। और उनके साथ में गाना और अपना स्टाइल प्रेजेंट करना और गाने में और ज़्यादा डेप्थ आ जाती है जब आप क्लासिकल चीज़ें उसमें डालते हैं। और नीति मोहन ने भी बहुत अच्छा गाया है उसमें। और फितूर गाना काफ़ी लोगों ने पसंद किया उस गाने को। बॉब विश्वास में एक कैरेक्टर के ऊपर एक गाना था, जाओ जाओ शाम। तो वो गाना जो था वो बैकग्राउंड में ही यूज़ हुआ। जब वो कैरेक्टर आता था तो उसी के ऊपर वो गाना बजता था और वो मेरी आवाज़ थी। तो वो थोड़ा सा क्लासिकल जोन में ही था, बंदिश थी। और अभिषेक बच्चन जी की मूवी थी। और उस मूवी ने भी काफ़ी अच्छा किया। और वो जो कैरेक्टर के ऊपर जो वो थोड़ा सा मैंने आवाज़ को मोल्ड करके गाया ताकि वो कैरेक्टर के ऊपर सूट करे। आप सर रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2018 के लिए भी आप नॉमिनेट हुए थे, जी। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? रेडियो मिर्ची अवार्ड्स काफ़ी प्रेस्टिजियस है। और एक क्लासिकल टप्पा जो कि फ़र्स्ट टाइम बॉलीवुड फिल्म में किसी यूज़ हुआ है। और वो यूज़ होते ही मेरा पहला ए आर रहमान सर जी के साथ गाना और उनके साथ काम करना ही मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो गाना तुरंत ही मतलब नॉमिनेशंस में आ गया। जबकि वो एक नॉर्मल सॉन्ग जैसा नहीं है, वो काफ़ी जिसमें बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर क्लासिकल की ओर ले जाता है। लेकिन वो प्रोडक्शन से रहमान सर ने उसको बहुत ट्रांस और एक अलग दुनिया का, जैसे बोलते हैं कि मतलब बहुत ही यूनिक सॉन्ग बन गया था वो। तो उसकी 2 लाइन मैं गाना चाहूँगा हम सब दर्शकों के लिए। तेना तेरना
बेनज़रा ज़ालिम ज़ो ज़ो तेंदानेनुदा बरे नज़रा ज़ालिम ज़ो 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 तेंदानेनुदा बरे नज़रा ज़ालिम ज़ो। तो इस तरीके का जो ये टप्पा हार्डकोर क्लासिकल से है और उसी में रहमान सर ने बहुत इसमें आप देखेंगे जो म्यूज़िक क्रिएट किया बहुत यूनिक था। और रेडियो मिर्ची अवार्ड्स के लिए अपकमिंग प्लेबैक सिंगर का मुझे नॉमिनेशंस में आया था इसका। तो हाँ काफ़ी स्पेशल था। हालांकि ये था कि उस कैटेगरी में जो सिर्फ सिंगिंग को देखते हुए जो अवार्ड था वो मुझे लगा कि मैं डिज़र्विंग हूँ उसके लिए, क्योंकि इस गाने के ऊपर करीब 4-5 महीने काम हुआ और मैंने ट्रेनिंग करी थी, क्योंकि ये ओरिजिनली मेरे दादाजी ने गाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये नॉमिनेशंस में आए और उन्होंने एक क्लासिकल बेस सॉन्ग को कमर्शियल अवार्ड्स में एक रिस्पेक्ट दी, तो बहुत अच्छा लगा। सर जैसा कि हमें जानकारी है कि आप संगीत क्लासेस भी लेते हैं सर, तो उस बारे में आप कुछ बताइए। क्लासेस एक्चुअली मैं बहुत मिनिमल लेता हूँ। हालांकि म्यूज़िक ज़्यादा सिखाना तो मेरे पिताजी ही करते हैं, लेकिन कोई अगर स्पेशली मुझसे सीखना चाहे तो मैं हाँ करता हूँ। और रियलिटी शोज़ में एज अ वोकल कोच काफ़ी काम किया है मैंने। सारेगामापा, द वॉइस, दिल है हिंदुस्तानी सीज़न 1 सीज़न 2 उसमें वोकल कोच रहा हूँ और कंटेस्टेंट्स को ट्रेनिंग दी है। तो सिखाना, जैसे बोलते हैं कि वो तो इस घराने में पैदा हुआ हूँ, तो वो आसानी से मिल गया, क्योंकि अच्छी चीज़ सभी सीखना चाहते हैं और हमारे घराने में यही सिखाया जाता है कि जो आपने सीखा है वो जितने लोगों में आप बांट सकें, वो नॉलेज को शेयर कर सकें, तो उतना ही अच्छा। तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं, लेकिन हाँ कोई स्पेशली मुझसे सीखना चाहे तो मैं सिखाता हूँ। जो ऑलरेडी इस चीज़ को एक प्रोफेशनल वे में जो लेके जाना चाह रहा हूँ, उनको गाइड करना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। सर आपने साउथ और हिंदी में भी काम किया है, तो दोनों इंडस्ट्री में सर डिफरेंट क्या है सर? डिफरेंस तो सिर्फ लैंग्वेज का ही है, क्योंकि म्यूज़िक सेम है, 12 स्वर है, वही म्यूज़िक है, वही नोट्स है। अभी जैसे देवारल नाच जो मेरा ये गाना है वो साउथ में योगी सेकार ने गाया है, जो तमिल वर्जन है, और हिंदी में मैंने गाया है। तो गाने का इमोशन और भाव तो सेम है, सिर्फ लिरिक्स चेंज है। तो डिफरेंस ये होता है कि साउथ का गाना जब हिंदी में डब होता है तो उसका इम्पैक्ट वैसे ही उतना ही बना रहे और उसको उस वो गाने को जस्टिफिकेशन मिले, तो उसमें लिरिक्स और सिंगिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उस वजह से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो उस लैंग्वेज में जब कंपोज हुआ है और इस लैंग्वेज में जब हिंदी में हम उसको गाते हैं तो उसको किस ढंग से गाना है। इसीलिए मैंने देवारल नाच को ओपन थ्रोटेड वॉइस से गाया और उसमें एक स्माइल के साथ में गाया, ताकि वो गाने के इमोशन के साथ कनेक्ट कर सके और उसका जो गाने का जो फील है वो और ज़्यादा बेहतर निखर के आ सके। सर आप म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड से, दूसरा आपको कितनी हेल्प मिली थी सर? म्यूज़िकल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने से एक हेल्प जो होती है कि आपको किसी से भी इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बचपन से ही सभी जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही मैं पापा के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना, उनका काम देखना, सीखना, लोगों से मिलना, तो काफ़ी इंडस्ट्री के लोग तो काफ़ी जानते हैं। और जिनको पता है कि
हमारी फैमिली के बारे में, तो वो जानते हैं कि क्लासिकल काम कुछ भी होता है तो मुझे कॉल आ जाता है। जैसे प्रीतम सर के यहाँ से घर मोरे परदेसिया, जो कि इतना सुपरहिट गाना हुआ कलंक मूवी से, तो उसमें तराना और सरगम मैंने डिज़ाइन किया था, मैंने उसमें बनाया था, जो कि श्रेया घोषाल जी ने गाया। और जब इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ में आपको काम करने का मौका मिलता है, तो हाँ, ये ज़रूर है कि किसी से मिलना और वो जो स्ट्रगल है वो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में आपका काम ही जो आपका टैलेंट है वो ही काम आता है, बाकी कोई चीज़ काम नहीं आती। क्योंकि रहमान सर के लिए जब मैंने टप्पा गाया, और फिर मिमी के लिए, और फिर अभी PS1, तो वो डेफिनेटली मेरी मेहनत है, और उनको मुझ में जो टैलेंट दिखा है उस वजह से मुझे बुलाया गया है। हालांकि उसमें बहुत बड़ा योगदान ये है कि मैं इस घराने से बिलोंग करता हूँ, और जो मैंने सीखा है तो उस कल्चर के, उस ट्रेनिंग की, और उस रियाज की, और उस अ, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड में ही म्यूज़िक होना, तो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है काफ़ी इंडस्ट्री के म्यूज़िक डायरेक्टर्स, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, और उसी कारण वो मुझे बुलाते हैं। सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होंगे सर आने वाले? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में गुजराती फिल्म आ रही है कैरी, तो उसमें मैंने एक गाना गाया है, और वो मुझ पे ही पिक्चराइज्ड हुआ है। और कुछ सिंगल, जैसे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो यूट्यूब पे है, उस पे काफ़ी काम चल रहा है, और SK म्यूज़िक वर्क्स के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें भी काफ़ी गाने आ रहे हैं। तो फ्यूचर की यही प्लानिंग है कि और डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करूँ, मैं गाऊँ तमिल, मराठी, और राजस्थानी, पंजाबी, तो जितनी भी भाषाओं में मैं गा सकूं। तो ये अभी फोकस है, और जो अपकमिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस मेंटेन कर रहा हूँ। सर जाते जाते दर्शकों के लिए सर PS1 की 2 लाइन हो गए सर। बिल्कुल, बिल्कुल। देवों के हो देवारे, कार्तिके मुर्गारे, अस्त्र के हो राजा तुम, शास्त्र के साक्षर तुम। रक्षा में तुम्हारी जीते हैं, अस्त्र से तुम्हारे लड़ते हैं, राजाओं के राजा हो तुम ही, तुम्हारी दया से हम पलते हैं। बरखा फिर बरसेगी ना, धरती फिर फैलेगी ना, राज फिर चमकेगा ना, आशाएं पूरी होंगी ना। हो देवों के हो देवारे, कार्तिके मुर्गारे, देवों के हो देवारे, देवों के हो देवारे। सर जाते जाते लास्ट अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को और वेल विशर्स को यही कहूँगा कि देवारलन नाच को सुनिए, उसे अपना प्यार दीजिए, और इस गाने को एंजॉय कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये गाना जब आप अपने हेडफोन में या फिर नॉर्मली भी सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको गूज बम्स आएंगे, क्योंकि इस गाने का जो इमोशन है, जो ये वोकल परकशन से क्रिएट हुआ है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम यूज़ हुए हैं, सिर्फ वॉइसेस के साथ में इसमें काफ़ी काम हुआ है। तो जब गाने के साथ साथ जब आप देखेंगे कि जब मेरी वॉइस आती है 1 डेढ़ 2 मिनट के बाद में लिरिक्स के साथ, देवों के हो देवारे, तो उससे पहले जो बिल्डअप होता है, और जो वॉइस की पैनिंग वगैरह जो AR रहमान सर ने जो
इसमें अपना मैजिक क्रिएट किया है, तो उसे इन्जॉय कीजिए और ये गाना डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। सर दिवाली। नमस्कार, मैं सुदीप जयपुर वाले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली 2022।